सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू द सोशल साइंस 2.0। मेरा नाम है शिवम दुबे और आज हम लोग पढ़ने वाले द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। कहानी में अब तक हम लोगों ने पढ़ा है द एज ऑफ रेवोल्यूशन। एज ऑफ रेवोल्यूशन 1830 टू 1848, यानी कि 1830 से 1848 तक की घटनाओं में तमाम प्रकार के रेवोल्यूशंस के बारे में हमने पढ़ा। तमाम प्रकार के स्टेप्स जो कि फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज ने उठाए, तमाम प्रकार के कदम जो लिबरल मिडिल क्लास ने उठाए, उसके आउटकम्स क्या आए, ये सभी टॉपिक्स को हम लोग अब तक डिस्कस कर चुके हैं। अब हमारा चैप्टर अपने बिल्कुल अंतिम पड़ाव में है, जिसमें हम लोग जानने वाले हैं जर्मनी, इटली और ब्रिटेन तीनों की यूनिफिकेशंस को, यानी कि जर्मनी में यूनिफिकेशन प्रोसेस कैसे होता है, ब्रिटेन कैसे यूनिफाई होता है, इटली कैसे यूनिफाई होता है। इन सभी टॉपिक्स को आज के इस सेशन में हम लोग जानने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे जर्मनी के यूनिफिकेशन प्रोसेस को। बात करें आज की इस पूरी कहानी की, तो आज की पूरी कहानी आप इस पेज के माध्यम से समझ सकते हैं। हम लोगों ने कहानी में पढ़ा था कि जो प्रशिया था या जर्मन जो अंपायर थे या जर्मन जो नेशन थे वो अलग अलग अंपायर्स में डिवाइडेड थे। जो जर्मन अंपायर थे क्या बोल सकते हैं, जर्मन जो स्टेट थे वो अलग अलग अंपायर्स में डिवाइडेड थे। उसी में एक अंपायर था प्रशियन अंपायर। क्या था? प्रशियन अंपायर। तो ऐसे ही तमाम जर्मन नेशंस थे, जर्मन अंपायर थे। उन सभी जर्मन अंपायर्स को यूनिफाई करने के लिए 1848 में लिबरल्स लोग जाते हैं राजा के पास, कहते हैं कि आप जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर कंट्रोल हो जाइए और आप शासन करिए आप ही, लेकिन थ्रू पार्लियामेंट करिए। इस बात को राजा क्या कर देता है? रिजेक्ट कर देता है। जब इस बात को रिजेक्ट कर देता है तो ये पूरा जो अटेम्प्ट लिया गया था लिबरल मिडिल क्लास के द्वारा वो फेल हो जाता है। लेकिन कहानी आगे बढ़ती है, समय बदलता है और वक्त आता है 1871 का, या फिर इसके और 6-7 साल पहले की बात करें तो 1866 की। तो उस वक्त राजा बदल चुके थे। राजा उस वक्त थे फ्रेडरिक विलियम फोर्थ। अभी राजा कौन है? विलियम फर्स्ट। इनका पूरा नाम है केसर विलियम फर्स्ट। ये आते हैं, ये खुद यूनिफिकेशन की जिम्मेदारी को, रिस्पॉन्सिबिलिटी को अडॉप्ट करते हैं और अपने चीफ मिनिस्टर ऑटो वन बिस्मार्क को सिलेक्ट करते हैं इसके लिए कि जाओ और जितने भी जर्मन स्टेट्स हैं उन सबको यूनिफाई करके एक बड़ा जर्मन नेशन को क्रिएट करो। फाइनली 1871 में जो अलग अलग पैच वर्क थे जर्मन स्टेट्स के रूप में, उन सबको यूनिफाई करके एक फाइनली जर्मन नेशन बना दिया जाता है। यही पूरी कहानी है जर्मनी की यूनिफिकेशन की। बात करें अगले एस्पेक्ट की जिसको हमें डिस्कस करना है, तो सबसे पहला टॉपिक इसमें शुरू होता है कि जर्मनी कैन द आर्मी बी द आर्किटेक्ट ऑफ द नेशन। क्या किसी नेशन का जो आर्किटेक्ट है एक आर्मी भी हो सकती है? इसलिए इस टॉपिक को पूछा जा रहा है क्योंकि जर्मनी के कॉन्टेक्स्ट में आर्मी ही आर्किटेक्ट का काम करती है। जर्मनी के कॉन्टेक्स्ट में आर्मी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है फॉर क्रिएटिंग अ नेशन। यानी कि हम लोग समझ चुके हैं कि जो अलग अलग अंपायर्स में डिवाइडेड जो रीजन्स थे, जो जर्मन नेशन थे, क्या बोल सकते हैं जर्मन रीजन्स थे, उनको यूनिफाई करना ही कंप्लीट प्रोसेस कराता है द मेकिंग ऑफ जर्मनी। और इसी तरह इटली का भी हम लोग पढ़ेंगे। तो कहानी आई होप आप समझ चुके होंगे कहानी में हमको क्या क्या पढ़ना है। और अब तक की कहानी में हम लोग कहाँ कहाँ पढ़ चुके हैं कि अलग अलग प्रकार की आइडियोलॉजी, लिबरल, रोमांटिसिज्म, कंजर्वेटिव, तमाम चीज़ की आइडियोलॉजी को हम लोग पढ़ चुके हैं। वक्त बदलता है, हम लोग जानते हैं कि अलग अलग जो आइडियोलॉजी समाज में एग्जिस्ट किया करती थी, उन सभी आइडियोलॉजी की अगर हम बात करें, जैसे आपकी शुरुआत में कंजर्वेटिज्म थी। क्या थी? कंजर्वेटिज्म थी। और कंजर्वेटिज्म जो आइडियोलॉजी थी उसमें आपको उसको हटा करके लिबरल आइडियोलॉजी प्रभाव में आती है। उसके बाद रेवोल्यूशनरीज का दौर हमें देखने को मिलता है और फिर भी एक वक्त आता है कि फिर से कंजर्वेटिव लोग क्या हो चुके थे? कंजर्वेटिव लोग फिर से इस्टेब्लिश हो चुके थे। क्या हो चुके थे? इस्टेब्लिश हो चुके थे। लेकिन अभी जो कंजर्वेटिव है बार बार रेवोल्यूशन को जो फेस कर रहे हैं, वो बार बार रेवोल्यूशन हो रहा है, बार बार उसका रिप्रेशन हो रहा है, रेवोल्यूशन रिप्रेशन, रेवोल्यूशन रिप्रेशन। तो उनको खुद महसूस हो जाता है कि अब हमें कुछ ग्रांट खुद ही कंसेशन जो है ग्रांट हमें करने पड़ेंगे, नहीं तो कब तक ये दौर चलेगा। और दूसरी चीज, कंजर्वेटिव को अभी धीरे धीरे समझ में आ चुका था कि अगर उनको अपना पॉलिटिकल डोमिनेशन और बढ़ाना है, इकोनॉमिक अचीवमेंट को और क्रिएट करना है, तो उन्हें जितने पैच वर्क्स दिख रहे हैं अगर हम उनको यूनाइटेड कर दें खुद, तो इससे हमारा जो पॉलिटिकल डोमिनेशन और बढ़ जाएगा और इकोनॉमिक अचीवमेंट भी हमारी शानदार हो जाएगी। यानी कि इस टॉपिक में हम जानेंगे ये जो राजा महाराजा हैं, ये जो राजा महाराजा हैं, ये राजा और महाराजा जो खुद हैं अपने पॉलिटिकल डोमिनेशन को ऑल ओवर द यूरोप में और ज़्यादा एक्सपेंड करने के लिए,
अंदर की मामला ये है, और साथ ही साथ इकोनॉमिक अचीवमेंट के लिए वो खुद इस प्रोसेस की जिम्मेदारी खुद ले लेते हैं कि हम खुद यूनिफाई करेंगे। अब तक क्या था, लिबरल लोग जाके डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को लाने की बातें करते हैं, राजा को पार्लियामेंट के थ्रू रखना चाहते हैं और भी तमाम बातें करते हैं, लेकिन अब राजा खुद इस बात की जिम्मेदारी लेता है कि हम अलग अलग जो स्टेट्स जो पैचवर्क्स में डिवाइडेड है उनको हम खुद यूनिफाई करेंगे। यही पूरी कहानी है इसकी। लिखा है कि आफ्टर 1848 नेशनलिज्म इन यूरोप मूव्ड अवे फ्रॉम इट्स एसोसिएशन विद डेमोक्रेसी एंड रिवॉल्यूशन। यानी अब जो आपके यूरोप में जो नेशनलिज्म है अब तक किसके थ्रू बढ़ रहा था, डेमोक्रेसी और रेवोल्यूशन के थ्रू। डेमोक्रेसी और रेवोल्यूशन उसकी मेन जो थीम थी, लेकिन वो थीम बदल जाती है, क्या हो जाती है, इससे मूव्ड अवे हो जाती है। अब तक क्या था, जितने भी रेवोल्यूशन हो रहे थे ऑल ओवर द यूरोप की बात कर रहा है, उससे अब का जो नेशनलिज्म है, मतलब 1848 के बाद का जो रेवोल्यूशन वाला सिस्टम है उससे कहीं थोड़ा हट के हो जाता है। कैसे, नेशनलिज्म सेंटिमेंट्स वर ऑफन मोबिलाइज्ड बाय कंजर्वेटिव बाय प्रमोटिंग स्टेट पावर एंड अचीविंग पॉलिटिकल डोमिनेशन ऑल ओवर द यूरोप। अब कंजर्वेटिव खुद, यानी कि राजा महाराजा खुद इस बात की जिम्मेदारी ले रहे हैं, ऑफन मोबिलाइज कर रहे हैं बाय कंजर्वेटिव फॉर प्रमोटिंग स्टेट पावर एंड अचीविंग पॉलिटिकल डोमिनेशन एंड ओवर ऑल ओवर द यूरोप। यानी कि अब तक जो नेशनलिज्म डेमोक्रेसी और रेवोल्यूशन के थ्रू आपका चल रहा था, डेमोक्रेसी और रेवोल्यूशन के थ्रू चला था और राजा के विरोध में चला था, अब क्या हो रहा है कि जो नेशनलिस्ट सेंटिमेंट है वो ऑफन मोबिलाइज हो रहा है किसके द्वारा, कंजर्वेटिव के द्वारा। कंजर्वेटिव खुद इस बात को मोबिलाइज कर रहे हैं कि हम खुद चाहते हैं चलिए राष्ट्र को एक कर दिया जाए, जो अलग अलग पैचवर्क्स हैं उनको मिला के ये बड़े जो नेशन स्टेट को हम खुद बनाएं। अब तक क्या चला था, वो नेशन स्टेट को अपोज करते थे, अब वो राजा खुद ही नेशन स्टेट जैसी व्यवस्थाओं को बनाने का प्रयास कर रहे हैं। दिस कैन बी ऑब्जर्व इन द प्रोसेस बाई विच जर्मनी एंड इटली कम टू बी यूनिफाइड एज ए नेशन स्टेट। और इस चीज को हम लोग जर्मनी और इटली के कॉन्सेप्ट में देख भी सकते हैं कि वहां राजा कंजर्वेटिव खुद ही उस देश को यूनिफाई करने में बहुत शानदार मदद करते हैं। यही टॉपिक हमको इसमें पढ़ना है। जैसे जर्मनी की अगर बात करें तो एज यू हैव सीन नेशनलिस्ट सेंटिमेंट फीलिंग वर वाइड स्प्रेड अमंग द मिडिल क्लास जर्मन्स हु इन 1848 ट्राइड टू united the different regions of the German Confederation into a nation state governed by an elected parliament। हम जानते हैं कि 1848 में जो लिबरल मिडिल क्लास थे वो जाते हैं कहाँ पे, ऑल जर्मन नेशनल असेंबली बनाकर राजा को पार्लियामेंट के थ्रू काम करवाने के लिए एक प्रपोजल प्रस्तावित, एक जो है इलेक्टेड असेंबली बनाते हैं और उसको ले आके राजा के सामने रखते हैं, और राजा इस चीज को क्या कर देता है, रिजेक्ट कर देता है और अदर मोनार्कीज के साथ मिलके इस पूरी व्यवस्था को अपोज करता है। यानी कि हम जानते हैं कि जितने भी मिडिल क्लास जर्मन थे ये ट्राई करते हैं यूनाइट करने के लिए डिफरेंट रीजन्स ऑफ जर्मन कन्फेडरेशन, यानी जर्मन कन्फेडरेशन के अलग अलग रीजन्स को यूनाइटेड करने के जो लिबरल थे 1848 में ये खुद जाते हैं, नेशन स्टेट बनाने का प्रयास करते हैं, और ये जो नेशन स्टेट होंगे गवर्नड बाय एन इलेक्टेड पार्लियामेंट, वो एक इलेक्टेड पार्लियामेंट के थ्रू गवर्न होंगे, ऐसी व्यवस्थाओं को करने का वो प्रयास करते हैं। बट दिस लिबरल initiative to nation building was however repressed by the combined force of the monarchy and the military supported by the large landowners called Junkers of the Prussia। ये थोड़ा सा शब्द है जंकर्स। जंकर्स मतलब होता है लार्ज लैंड ऑनर्स। क्या होता है, लार्ज लैंड ऑनर्स, उनको जंकर्स कहा। ये जर्मन वर्ड है, क्या है, जर्मन वर्ड्स है, इसको आप याद रखेंगे। ये जो लिबरल इनिशिएटिव था क्या था कि एक नेशन स्टेट बनाना और उसकी जो गवर्नमेंट है वो गवर्न होगी थ्रू पार्लियामेंट। इस प्रोसेस को करने के लिबरल मिडिल क्लास किसके पास जाते हैं, राजा के पास, मोनार्की के पास, और मोनार्की क्या कर देती है, इस नेशन बिल्डिंग प्रोसेस को जो इनिशिएटिव लिया गया था उसको रिप्रेस कर देते हैं। क्या कर देते हैं, रिप्रेस कर देते हैं। और रिप्रेस किसके थ्रू करते हैं, कंबाइंड फोर्स ऑफ द मोनार्की, अलग अलग राजाओं के साथ मिलकर क्या करते हैं, रिप्रेस कर देते हैं। और मिलिट्री, यानी मिलिट्री और मोनार्की मिलके इस पूरे इनिशिएटिव को जो लिबरल मिडिल क्लास लोगों ने लिया था इसको रिप्रेस कर देते हैं। क्या कर देते हैं, रिप्रेस कर देते हैं बाय द लार्ज लैंड ऑनर्स, और यानी कि मोनार्की, मिलिट्री और लार्ज लैंड ऑनर्स जिसको हम लोग जंकर्स बोलते हैं, इनके साथ मिलके जो प्रशिया में जितने भी मोनार्कीज थे, प्रशिया के जो एम्पायर थे, लैंड ऑनर्स थे और जो जंकर्स थे, साथ ही साथ जो मिलिट्री थी, वो सब मिलके इस इनिशिएटिव को दबा देते हैं। बट फ्रॉम देन ऑन प्रशिया टुक ऑन द लीडरशिप ऑफ द मूवमेंट फॉर द नेशनल यूनिफिकेशन। लेकिन वक्त बदलता है, समय बदलता है और प्रशिया खुद इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि हम खुद,
मतलब उस समय तो नहीं, कुछ समय के बाद। हम जानते हैं ये 1848 का मामला है और वक्त आता है 1866 में मामला ये आता है कि 1866 में मामला ये आता है कि अब राजा खुद इस चीज को मतलब इस चीज को प्रस्तावित करता है, लीडरशिप करता है कि इस मूवमेंट को, जो नेशनल यूनिफिकेशन का जो मूवमेंट है, इसको हम खुद लीड करेंगे। क्या करेंगे? हम खुद लीड करेंगे और खुद जर्मन नेशंस को, जो जर्मन रीजन्स हैं, उनको हम यूनिफाई करके एक नेशन स्टेट हम खुद बनाएंगे। इसके लिए अब क्या प्रोसेस, यानी जर्मनी को बनाने के लिए अब इसके बाद क्या प्रोसेस लिया जाएगा उसको हम लोग जानेंगे। जैसे ये पिक्चर में आप देख पा रहे होंगे ऑटो वन बिस्मार्क की पिक्चर है। किसकी पिक्चर है? ऑटो वन बिस्मार्क। भारत का ऑटो वन बिस्मार्क किसको कहा जाता है? आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे और मैं उस पर बिल्कुल कमेंट रिप्लाई जरूर करूंगा। आप बताएंगे भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है। तो ये है ऑटो वन बिस्मार्क, जो कि चीफ मिनिस्टर ऑफ प्रशिया है। क्या है? चीफ मिनिस्टर ऑफ प्रशिया। हम जानते हैं कि 1848 में जो रेवोल्यूशन हुआ, 1848 में जो लिबरल मिडिल क्लास ने इनिशिएटिव लिया कि हम खुद नेशन स्टेट बनाएंगे, राजा के पास जाते हैं और राजा इसको रिजेक्ट कर देता है। बट आफ्टर सम टाइम किंग हैड आल्सो रियलाइज दैट कि उसको खुद इसका लीडरशिप लेना पड़ेगा, लेकिन उसके पीछे जो उनका मोटो था वो ये था, इकोनॉमिक अचीवमेंट और पॉलिटिकल डोमिनेशन ओवर द यूरोप। ये भी उसके पीछे उनका रीजन था कि अगर हम खुद ही, हमारा टेरिटरी बढ़ जाए तो हमारा पॉलिटिकल डोमिनेंस बढ़ जाएगा। इकोनॉमिक अचीवमेंट क्या होगी? काफ़ी शानदार होने लगेगी जब हमारा क्षेत्र, पूरा नेशन यूनिफाइड हो जाएगा। तो इसके पीछे भी उनका कहीं ना यही लॉजिक था। तो राजा खुद इस चीज़ को जिम्मेदारी लेते हैं कि हम खुद इसको करेंगे। अब इसके बाद जर्मनी के केस को हम पढ़ रहे हैं। किसको पढ़ रहे हैं? जर्मनी के केस को। तो जर्मनी के केस में क्या होता है कि इसके जो चीफ मिनिस्टर रहते हैं, ऑटो वन बिस्मार्क was the architect of this process carried out with the help of Prussian army and bureaucracy। अब जर्मनी की अगर बात करें, जर्मनी के कॉन्टेक्स्ट में, तो जर्मनी के कॉन्टेक्स्ट में जो ऑटो वन बिस्मार्क, जो नाम है आप देख रहे हैं, जो कि चीफ मिनिस्टर थे किसके? प्रशिया के, प्रशियन एम्पायर के। ये इस चीज के आर्किटेक्ट बनते हैं, जो प्रोसेस कैरिड आउट होने वाला है इसके वो आर्किटेक्ट बनते हैं। और ये जो पूरे प्रोसेस को करते हैं, जर्मनी को यूनिफाई करने का जो प्रोसेस है, वो विद द हेल्प ऑफ प्रशियन आर्मी और ब्यूरोक्रेसी, इन दोनों के माध्यम से इस प्रोसेस को कंप्लीट कराते हैं। और साथ ही साथ वो 3 वॉर्स ओवर 7 ईयर, 3 बड़े युद्ध लड़ते हैं, वो भी 7 सालों में। 7 सालों में 3 युद्ध लड़ते हैं। किसके किसके साथ? ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, फ्रांस। और फाइनली एंडेड इन प्रशियन विक्ट्री एंड कंप्लीटेड द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन। और फाइनली प्रशिया क्या होता है? जीत जाता है। प्रशिया लीडरशिप लेता है कि हम खुद यूनिफाई करेंगे जितने भी जर्मन रीजन्स हैं। इसके लिए जो प्रशियन किंग थे केसर विलियम फर्स्ट, वो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं किसको? अपने चीफ मिनिस्टर, जिनका नाम होता है ऑटो वन बिस्मार्क। क्या नाम था उनका? ऑटो वन बिस्मार्क। और ये ऑटो वन बिस्मार्क अपनी प्रशियन आर्मी और साथ ही साथ ब्यूरोक्रेसी की मदद से 3 बड़े युद्ध लड़ते हैं। किसके किसके साथ? ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के साथ। वो भी कितने सालों में? 7 सालों में 3 बड़े युद्ध लड़ते हैं और फाइनली प्रशिया यानी ऑटो वन बिस्मार्क जीतते हैं। और इसी जीत के साथ जो जर्मन यूनिफिकेशन जो प्रोसेस था वो कंप्लीट होता है और एक यूनिफाइड जर्मन नेशन क्रिएट हो जाता है। और जर्मनी इस समय जैसा कि हम लोग देख रहे हैं। So, in January 1871, the Prussian King William I was proclaimed the German Emperor in a ceremony held in Versailles। और फाइनली वर्सेल्स में उनको जो है 1871 में प्रशियन किंग, जिनका नाम था विलियम फर्स्ट या केसर विलियम फर्स्ट, ये प्रोक्लेम्ड होते हैं क्या? एज ए जर्मन एम्परर। वो खुद को क्या डिक्लेयर करते हैं या फिर बन जाते हैं जर्मनी के एम्परर। क्या बन जाते हैं? जर्मनी के एम्परर। तो ये चीजें, ये कहानी हमने जर्मनी के यूनिफिकेशन में देखा। तो ये चीजें आपको आई होप समझ में आ रही होगी अब तक हमने जो पढ़ा। सो द नेशन बिल्डिंग प्रोसेस इन जर्मनी हैड डिमॉन्स्ट्रेटेड द डोमिनेंस ऑफ प्रशियन स्टेट पावर। द न्यू स्टेट प्लेस्ड अ स्ट्रॉन्ग एम्फेसाइज ऑन मॉडर्नाइजिंग द करेंसी, बैंकिंग, लीगल एंड जुडिशियल स्टेटमेंट systems in Germany, and Prussian measures and practice often become a model for the rest of Europe। तो ये उसकी बात हम जानते हैं कि 1871 में जो केसर विलियम फर्स्ट थे एम्परर बनते हैं कि कहाँ के? जर्मनी के। और फाइनली जर्मनी को यूनिफाई कर जाता है और फिर उस यूनिफाई को जर्मनी बना दिया गया। अब जर्मनी को यूनिफाई रखने के लिए सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी वाली जो चीज़ें आप देखते हैं, नेशनलिज्म जैसी आइडियोलॉजी को, इमरजेंस को देखते हैं,
राष्ट्रवादी भावनाओं को डेवलप करने का जो प्रोसेस है वो इन सब चीज़ों के माध्यम से किया जाता है, जिसमें कि नेशन बिल्डिंग प्रोसेस जो है, जर्मनी हैड डिमॉन्स्ट्रेटेड द डोमिनेंस ऑफ प्रशियन स्टेट पावर। ये जो नया स्टेट बना था इसमें स्ट्रॉन्ग इंफेसाइज ऑन मॉडर्नाइजिंग द करेंसी को क्या किया गया, मॉडर्नाइज किया गया, बैंकिंग को मॉडर्नाइज किया गया, लीगल और जुडिशियल सिस्टम को जर्मनी में शानदार मॉडर्नाइज किया गया। तो इन सब चीज़ों को करके जर्मनी के लोगों के यूनिफाई किया गया, जर्मनी के लोगों को क्या किया गया, यूनिफाई किया गया, और जर्मन राष्ट्र फाइनली क्या कर दिया गया, प्रशियन जो मेजर्स जो प्रैक्टिस हुए बिकम अ मॉडल फॉर द रेस्ट ऑफ यूरोप। ये पूरे रेस्ट ऑफ यूरोप के लिए क्या बनता है, एक मॉडल बनता है। क्या बनता है, मॉडल बन देता है। ये फाइनली आप ये पिक्चर आपकी बुक में एनसीईआरटी में देखने को मिलती है, इसको आप देख सकते हैं। ये आप देख रहे हैं प्रशियन एम्पायर, ये पूरा कंप्लीट आप जैसे देखेंगे इस मैप में, इस मैप में आप देखेंगे तो ये प्रशिया है, ये तमाम जो जर्मन स्टेट्स हैं, क्या है, जर्मन स्टेट्स हैं। अब इन जर्मन स्टेट को देख रहे हैं आप, ये सभी, तो ये प्रशिया अलग अलग जो टाइमलाइन है इसको आप रीड करेंगे और जानेंगे। फिलहाल ये पूछता नहीं है लेकिन जानते रहें, ये फिलहाल में ये सभी जर्मन स्टेट थे, उसमें जो है सबसे पावरफुल सबसे बड़ा अंपायर कौन सा था, प्रशियन अंपायर। तो प्रशियन अंपायर खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि जितने भी जर्मन रीजन्स हैं हम उनको यूनिफाई करके एक जर्मन नेशन बनाएंगे। क्या बनाएंगे, जर्मन नेशन बनाएंगे, जिसकी जिम्मेदारी खुद विलियम फर्स्ट लेते हैं। कौन लेते हैं, विलियम फर्स्ट लेते हैं, और ये अपने चीफ मिनिस्टर ऑटो वन बिस्मार्क को देते हैं। और ऑटो वन बिस्मार्क 3 सालों में 7 युद्ध लड़ते हैं। कितने साल, 3 युद्ध लड़ते हैं 7 सालों में, 3 युद्ध लड़ते हैं बड़े, और वो भी 7 सालों में। और किसके साथ, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के साथ। और फाइनली जर्मनी को यूनिफाइड करते हैं, जर्मनी क्या करते हैं, यूनिफाई करते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा जर्मनी का यूनिफिकेशन प्रोसेस क्या होता है, कंप्लीट होता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे इटली के यूनिफिकेशन को। किसको देखेंगे, इटली के यूनिफिकेशन को, कि इटली कैसे यूनिफाइड हुआ, और इसके सभी एस्पेक्ट को देखेंगे। तो आई होप आपको मेकिंग ऑफ जर्मनी वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ हम लोग सेशन को साइन ऑफ करते हैं। अगले सेशन में हम लोग देखेंगे इटली कैसे यूनिफाइड हुआ और उसके बीच में क्या क्या इंसिडेंट घटे। सो आई होप आज का सेशन आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ सेशन को हम लोग साइन ऑफ करते हैं। थैंक यू एवरीवन, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, थैंक यू।